we will be doing the chapter 4 of part 5. चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 क्या है? द यूनियन। तो यूनियन का चैप्टर 1 था जो है एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 था क्या? पार्लियामेंट, चैप्टर 3 क्या था? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज आर्टिकल 123। और नेक्स्ट चैप्टर इज यूनियन, यही एक बचा है जुडिशरी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमने कर लिया। तो लास्ट में आता है जुडिशरी, तो चैप्टर 4 इज द यूनियन जुडिशरी। नाउ द यूनियन जुडिशरी starts with article 124. 124 is establishment and constitution of the Supreme Court. Establishment and constitution of Supreme Court. ठीक है, तो ये जो है आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट लिखा गया है क्योंकि पार्लियामेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जब आज़ाद हुआ था देश, तो उसके बाद इसको फ्रेश एक जो है सुप्रीम कोर्ट, हालांकि पुरानी बॉडी है जो कि आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट में ही उसके लिए प्रोविज़न किया गया था और उसके बाद कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन वो जो था पुराना सुप्रीम कोर्ट था ब्रिटिश पीरियड का, और वो उसका थोड़ा सा नियम कानून और फंक्शन करने का तरीका अलग था। तो ये एक तरह से नया, हालांकि नाम वही है, सुप्रीम कोर्ट ही नाम रखा गया, लेकिन ये नए तरह का सुप्रीम कोर्ट था हमारे देश के लिए। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसको हाई कोर्ट जो है बना दिया गया, वहाँ का हाई कोर्ट। हाँ है, ये कहाँ जाएगा, बिल्डिंग कहीं चली थोड़ी जाएगी जो बना हुआ है। हाँ, डेफिनेटली। तो ये जो है नए तरह का सुप्रीम कोर्ट, जो इस नए देश के लिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट था। ठीक है, और क्योंकि उस समय देखिए जो ब्रिटिश पीरियड में सुप्रीम कोर्ट था वो हाईएस्ट कोर्ट नहीं था यहाँ। ठीक है, तो उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसका मतलब जैसा आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है वैसा नहीं था। ठीक है, उसके ऊपर भी कई लेवल थे जहाँ जाया सकता था। हाईएस्ट लेवल जो था वो किंग्स काउंसिल कहते थे या प्रीवी काउंसिल कहते थे, जहाँ की किंग के सामने अपील किया जाता था जजमेंट के लिए। ठीक है, तो उससे नीचे जो है यहाँ का आपका गवर्नर जनरल का ये काउंसिल होता था, उसके नीचे ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई लेवल होते थे। तो यहाँ का लेकिन जो हमारा नया सुप्रीम कोर्ट बना, ये रियली जो सुप्रीम वर्ड है मीन्स हाईएस्ट, द हाईएस्ट, सुप्रीम मीन्स द हाईएस्ट। सो दिस वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए यहाँ जो लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी नया इस्टेब्लिश हो रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी संरचना क्या होगी, क्या उसका संगठन होगा, हिंदी में कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब द फ्रेमवर्क, किस तरह से बना हुआ है, ढांचा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कई मतलब होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका शरीर जो है बहुत मजबूत है, उसमें भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि ये किन चीज़ों से मिल के बना है, ये भी कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि वो नया बन रहा है, स्थापना हो रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट किन से मिल के बनेगा, कौन कौन होंगे उनके अंदर। तो इस आर्टिकल में फर्स्ट आर्टिकल है, आपको पता, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है उसका भी मतलब यही है कि इंडिया क्या है, किन चीज़ों से मिलके बन रहा है। इंडिया जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया जो नाम है, इंडिया या भारत, वो किन चीज़ों से मिलके बना है, वो सारी चीज़ों को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके बारे में डिटेल सारा देता है, उनका क्या पावर है ना, क्या सारा चीज़। हाँ, मतलब जैसे सबसे पहले टेरिटरी बताता है कि यूनियन क्या है, उसका टेरिटरी क्या है। उसके बाद सिटीजन्स को डिफाइन करता है कि कौन कौन इसके सिटीजन्स, इस इंडिया या भारत जो शब्द है, देश का नाम है, इसमें कौन कौन लोग सिटीजन्स होंगे, यानी कौन कौन इनके मेंबर्स हैं, पीपल हैं। ठीक है, उसके बाद फिर राइट्स डिफाइन करता है कि वहाँ के लोगों को क्या राइट्स है उस देश में, उस इंडिया में,
हम कोई बाहर से एक आदमी इंडिया के बारे में पढ़ रहा है तो वो पढ़ेगा कि हाँ ये लोग सिटीजन्स होंगे, माने जाएंगे या हैं, इनके ये राइट्स हैं, इनके ये वहाँ की गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। फिर पार्ट 5 में वो पढ़ेगा कि यूनियन गवर्नमेंट का वहाँ क्या स्ट्रक्चर है, किसके पास क्या पावर्स हैं। समझ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, हिंदी में उसे संविधान कह देते हैं, लेकिन संविधान एक्चुअली उसका सही शब्द पूरी तरह नहीं है। मैंने कई बार कहा है इस बात को। वो जो उससे जो सबसे नियरेस्ट टू द मीनिंग उस चीज़ को बताता है, क्योंकि संविधान जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, विधान, विधान का मतलब होता है कानून। विधान जो शब्द है उसका मतलब होता है कानून, नियम। तो संविधान जो है वो सिर्फ कानून के सेंस में यूज होता है कि भारत देश में सरकार का क्या कानून है, किस कानून के तहत सरकार और व्यवस्था चलती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है उसका और ब्रॉड मीनिंग है। उसका मतलब है कि वो सारी चीजें जिससे मिलके वो बना है कोई भी चीज। कॉम्पोजिशन उसका एक छोटा रूप है। कॉम्पोजिशन, जैसे आप कॉम्पोजिशन बोलते हैं तो कॉम्पोजिशन जब हम बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे हाँ ये से बना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो उन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे कि इन चीज़ों से बना है, इसका ये बिहेवियर है, इसका ये प्रॉपर्टी है ना, सारा चीज उस। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कॉम्पोजिशन से डिटेल वर्ड है। दूसरी बात है, कॉम्पोजिशन जो है थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, वो साइंस में यूज होता है जनरली। हालांकि अब हम लोग उसको हर जगह यूज़ करते हैं, हर सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो सही अगर टेक्निकल वर्ड था, जो पहले लीगल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यूज होता था। कोई चीज़ अगर जैसे दवा के लिए भी जैसे आजकल हम कॉम्पोजिशन कह देते हैं ना, होता क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ वर्ड्स जो है वो कम यूज होने लगते हैं और कुछ वर्ड्स जो है वो ज़्यादा यूज होने लगते हैं। समझ गए? तो पहले कॉम्पोजिशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ही यूज होता था। ठीक है, जैसे देखिए अभी भी हम कहते हैं कि द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं ना कि मुस्लिम लोग भारत की जनसंख्या के 25% हिस्सा है, तो हम वो कहते हैं मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट हम अभी भी यूज करते हैं, उसी से बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको कई जगह कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा मिलता होगा कि किन चीज़ों से मिलके बना है या किन चीज़ों से जुड़ के बना है। तो ये वर्ड्स हैं, लगभग वो आजकल कॉम्पोजिशन ही ज़्यादा यूज होने लग गया क्योंकि साइंस का इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया, साइंस पॉपुलर हो गया, तो कॉम्पोजिशन हर जगह यूज हम लोग करने लग गए क्योंकि साइंस सभी लोग पढ़ने लग गए। पहले साइंस हर कोई नहीं पढ़ता था, तो साइंटिफिक टर्म्स सब लोग यूज नहीं करते थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि स्टडी जैसे जैसे डेवलप हुई नॉलेज, पहले जो है उसको फिलॉसफी कहा जाता था। पहले जो पढ़ाई का तरीका था, जैसे न्यूटन के समय जो था ना, तो वो फिलॉसफी कहते थे। उस समय फिजिक्स जैसा शब्द कोई सब्जेक्ट नहीं था, उसको कहते थे नेचुरल फिलॉसफी कहते थे, मैथमेटिकल फिलॉसफी कहते थे। समझ गए? साइंस उस समय कोई सब्जेक्ट नहीं था, वो फिलॉसफी था। फिलॉसफी से धीरे धीरे वो साइंस बन गया। समझ गए? जैसे पहले जो सब्जेक्ट न्यूटन यानी कि 16th 15th सेंचुरी में जब उस समय तक का था, तो हर चीज के आगे फिलॉसफी वर्ड होता था। पॉलिटिकल फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी, ज्योग्राफिकल फिलॉसफी, वो वर्ड जो है, रेनेसां जो पीरियड आया ना, रेनेसां रिवॉल्यूशन मैंने बताया आपको, रेनेसां, रेनेसां के बाद फिलॉसफी की जगह सारा चीज होके साइंस हो गया। अब हम लोग कहने लगे पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, पहले होता था सोशल फिलॉसफी, क्योंकि जो नया पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से नॉलेज एक्वायर करने का जो तरीका आया उसको हमने कहा साइंस। और इसीलिए आज हम लोग सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके आगे साइंस लग गया, क्योंकि हम हर जगह साइंटिफिक मेथड अब अडॉप्ट कर लिए। समझ गए? सोशियोलॉजी हम कहते हैं, पहले इसको सोशल फिलॉसफी कहते थे। और फिलॉसफी जो पहले होता था तो उसको पढ़ने का तरीका था कि जो विद्वान ने कहीं देखा उसको कह दिया तो दुनिया उसको मान लेता था, सिर्फ उसके रेपुटेशन पर कि ये विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो जरूर सच होगा और इसी को हम मान लेते हैं।
समझ गए? तो वहां तक फिलॉसफी कहा जाता था। लेकिन जब से नया तरीका आया पढ़ने का कि नहीं, हमको आप करके दिखाइए, अगर आप उसको लैब में प्रूव कर सकते हैं तभी माना जाएगा, आप क्या है नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हमने कहने लग गए साइंस। और वहां से सारा सब्जेक्ट में ही वही तरीका पढ़ने का हो गया, पढ़ाने का और रिसर्च का हो गया। इसीलिए हर वर्ड के आगे अब हम क्या है, साइंस लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो हाँ खैर मैं क्या बता रहा था, खैर तो कहते हैं कि वर्ड जो है ना वो कुछ कभी पहले दूसरे वर्ड यूज होते थे, आजकल पॉपुलर हो गए वो तो उसी तरह जैसे पहले नेशन वर्ड यूज करते थे, नेशन स्टेट। आज के डेट में नेशन स्टेट कोई समझेगा ही नहीं, नेशन स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा वही समझेगा, जबकि पहले सभी देश को नेशन स्टेट ही कहा जाता था। कंट्री का मतलब गांव होता है एक्चुअली, कंट्री का मतलब जो है आप देखिएगा डिक्शनरी में तो गांव, रूरल साइड लिखा रहा उसका मतलब होता है। ठीक है, अभी भी यूरोप में कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं भाई, कंट्री साइड जा रहा हूँ, मतलब गांव की तरफ, रूरल एरियाज में रहने जा रहा हूँ, कंट्री साइड कहते हैं, टाउन और कंट्री साइड होता है। तो लेकिन हम लोग अब कंट्री कंट्री कहते हैं सभी देश को। ठीक है, तो क्योंकि वो टर्म अब ज्यादा पॉपुलर हो गया, अब नेशन स्टेट जो है समझेगा नहीं आम आदमी कोई, जबकि नेशन स्टेट ही उसका सही वर्ड पहले होता था। तो समय के साथ जो है ना कुछ नए वर्ड ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, पुराने वर्ड्स को लोग छोड़ देते हैं धीरे धीरे। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले यूज होता था, अब हम लोग कॉम्पोजिशन यूज करने लगे, जैसे आप कह रहे हैं कॉम्पोजिशन। तो यहां देखिए यही कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का कैसे इस्टेब्लिश हुआ या इस्टेब्लिश हो रहा है, और उसमें क्या क्या किन किन से मिलके बनेगा या कौन कौन लोग होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट आर्टिकल डिफाइन करता है, 124 जो है डिफाइन करता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। तो ये 7 जो है ये स्टार मार्क है क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है, तो ये 7 जो है बहुत पहले का है। ठीक है, बहुत पहले का लिखा हुआ है 7 जजेस, मेरे ख्याल से ये उसी समय का है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में 1950 में बना, उसी समय 7 जज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 7 जज हमारी याद में तो हम कभी देखे नहीं। ठीक है, हमारी याद में जो है 26 से ज़्यादा ही देख रहे हैं। ठीक है, तो 26 था, 26 से 28 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 32 हुआ, अभी 33 से 34 हो गया है। तो ये जो है 7 उसी समय का, लेकिन उसको स्टार इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो समय समय पर बदलते रहेगा जब पार्लियामेंट जो है लॉ से उसका नंबर बढ़ा देगी। तो जैसा कि नीचे मैंने आपको दिखाया कि नीचे आपको स्टार करके दिया हुआ है कि नाउ 33, नीचे फुटनोट में देखेंगे 1 के नीचे जो है स्टार का दिया हुआ है कि क्या है, नाउ 33 वाइड द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 विथ इफेक्ट फ्रॉम और सब्सटीट्यूट, हाँ तो 2019 के अगस्त से 9 अगस्त से ये जो है लागू हुआ, जिसमें कि अब चीफ जस्टिस के अलावा 33 अदर जजेस, यानी कहेंगे 33 + 1, टोटल 34 जो है अभी फिलहाल जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नंबर 2 इज सेकेंड क्लॉज जो है कहता है एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यहां तक तो फिक्स है कि हर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और यहां जज के लिए खास करके है कि बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी ये वो खुद से अपने हाथ से उसका जो अपॉइंटमेंट का जो लेटर उसको वारंट कहते हैं। अब वारंट भी शब्द आजकल सिर्फ लोग वारंट का मतलब अरेस्ट वारंट ही से लेते हैं। ठीक है, जबकि वारंट कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर को कहते हैं वारंट, तो लोग समझेंगे नहीं क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग जो है खाली फिल्मों में सुने कि अरेस्ट वारंट है क्या, वारंट है क्या, सर्च वारंट है क्या। तो 2 ही टर्म आम आदमी फेमिलियर है, सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट। ठीक है, तो ये नहीं, वारंट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर।
तो यहाँ कह रहा है बाई वारंट अंडर हिज हैंड, यानी कि जो अपॉइंटमेंट जो उसका लेटर होगा उसको अपने हाथ से वो साइन करेगा और अपना मोहर लगाएगा, एंड सील। जैसे होता क्या है, इसको इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये थोड़ा सा उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज को। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे अधिकारियों के वहां पर नीचे, तो वो सिग्नेचर वो अधिकारी खुद नहीं करता है, बल्कि उसका जो स्टाफ होता है वो मोहर लगा देता है, या वो डिजिटली आजकल डिजिटल मेल वगैरह या पीडीएफ फॉर्म में आता है तो उस पर अपने आप वो डिजिटल सिग्नेचर उसका लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी उस ऑर्डर को आगे बढ़ा दे सकता है, पास कर दे सकता है। लेकिन यहां कहा गया कि नहीं, वो खुद उसको साइन करेगा और खुद उस पर मोहर लगाएगा प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के बिल्कुल वो जब सीरियस होगा वो खुद जो है सोच समझ के तभी वो ऐसा करेगा। ऐसा नहीं कि उसके बिहाफ पर कोई दूसरा मंत्री या वो ऑर्डर पास कर देगा और उसका साइन लग जाएगा कि हाँ भाई प्रेसिडेंट का, जैसे होता है सामान्यतः बाकी काम में। तो कहने का मतलब है कि उसका जो है वो और ज़्यादा स्पेशल बनाया गया, उसको वैल्यू ज़्यादा दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने से साइन करेगा। अभी जैसे कि टीचर्स को कार्ड अभी है ना, पिछले साल हुआ था कि टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर पटना गांधी मैदान में बुला के दिया गया था। 1-1.5 लाख टीचर का जो अपॉइंटमेंट हुआ था, तो नीतीश कुमार ने अभी विशिष्ट टीचर किसी किसी का हुआ था उसको बुलाया था गांधी मैदान में। तो 1 लाख टीचर का जो अपॉइंटमेंट लेटर सब पर नीतीश कुमार का साइन, तो क्या वो नीतीश कुमार उसको बैठ के सब 1 लाख साइन किए होंगे? नहीं, वो कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, वो ऑर्डर कर दिया बस, वो अपने आप डिपार्टमेंट में उनका मोहर वोहर लग के जहां जो लगना था वो आगे चला गया, सब लोग का प्रिंट हो गया और वो बट गया। तो कहने का मतलब कि यहां वो नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति का मोहर लग गया, बल्कि राष्ट्रपति को खुद उसका साइन हाथ से लिखित और अपने हाथ से मोहर लगाना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है कि एक तो उसको विशिष्टता देता है, स्पेशल स्टेटस देता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। दूसरी बात है, कहता है कि उसको हटाना भी वैसे ही मुश्किल किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कहा गया है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट आप देखेंगे कि बहुत लोगों को अपॉइंट करता है, अभी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे पीछे भी, बहुत लोगों को अपॉइंट करता है, लेकिन सबको वो कोई अपना सील और साइन नहीं करने जाता है, वो उनको अपने आप मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से उनका चला जाता है लेटर, प्रिंट होके टाइप होके। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज और एक शायद जो है सीएजी के लिए शायद किया है, या इन्हीं को है, खाली जज को ही है कि उनको वो अपने हाथ से उनको वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील वो अपॉइंट करेगा। अब आगे है कैसे अपॉइंट करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन, ये खत्म हो चुका है। मैंने कहा था कल आपको कि ये जो है देखिए नंबर 2 जो दिया गया है ब्रैकेट के ऊपर, यानी ये यहां तक का मॉडिफाई किया गया था किसी अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। यानी कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया था, जो कि एक चाल थी बीजेपी की ताकि सरकार का पूरा दखल हो जाए, बहुत वाहियात चाल थी, बहुत गलत चाल थी। मतलब यही ना कहते हैं कि इतने स्ट्रगल और इतने मेहनत के बाद जो है देश का व्यवस्था बनता है, देश का संविधान बनता है, और उसको कुछ लोग जहां मौका मिल गया सोचते हैं कि हेर फेर कर दें, अपने फायदे के लिए, अपना नाम जमाने के लिए हेर फेर कर दें। तो वही बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तो नहीं तुरंत किया, लेकिन कुछ साल बाद किया जाके जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसके दबाव में था कहीं ना कहीं। तो इसको जो है ये पहले जो कॉलेजियम सिस्टम था, मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होता है। यानी जो है जब सुप्रीम कोर्ट का अगर जज को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की तरफ से नाम भेजा जाता है, उसको कहते हैं कॉलेजियम। जो ग्रुप होते हैं चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस का, वो कॉलेजियम कुछ नाम सुझाव करके भेजता है गवर्नमेंट के पास कि इनमें से किसी को अपॉइंट किया जा सकता है, और उसमें जो है प्रेसिडेंट जैसा यूनियन गवर्नमेंट का ये होता है रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जाता है कि हाँ इनको अपॉइंट कर दिया जाए, तो उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है,
तो लेकिन इसमें जो है अब किया जा रहा था कि नहीं, जो नाम है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सुझाएगा, यानी कि एक तरह से कि सरकार का दखल हो जाए, यानी कि सरकारी लोगों का नाम सुझाया जाएगा, जो यानी पार्टी बीजेपी जैसे अगर पावर में है तो बीजेपी के फेवर वाले जो लोग हैं उनका नाम भेजा जाएगा और उन्हीं में से अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कोशिश थी जिसको कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया बाद में। तो अभी भी कॉलेजियम यहाँ जो है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, नीचे दिया हुआ है आपको देखेंगे नंबर 2, ये हुआ था सब्सटीट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 99। देखिए 2014 का एक्ट है, बीजेपी पावर में आया था कि इसको कर दिया था 2014 में ही 99th अमेंडमेंट एक्ट फॉर, जो पहले क्या था इसे, आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। अगर स्टेट के हाई कोर्ट का करना है तो हाई कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज का करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह करके एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस, जो कि लागू हो गया था 13 अप्रैल 2015 से। This amendment has been struck down by Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates on Record Association and one other union in it judgment dated। फिर उसको 16 अक्टूबर 2015 को उस पर सुप्रीम कोर्ट्स के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहे जाते हैं, जो एडवोकेट होते हैं जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। तो उनका एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, इसको कैंसिल कर दिया था। मैं ये जो है 16 अक्टूबर को, ठीक है। हालांकि ये अभी नोटिफाई लगता है नहीं किया गया है, इसी के लिए ये अभी भी वो लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका डेट जो है इसका अभी नहीं दिया है कि ये इसको कब से इफेक्ट में आया। तो सरकार अभी मूड है उसको कि जो है ये नहीं करने के। हाँ, अब आगे देखेंगे तो यहाँ समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सलाह पर, और उसमें जजों का मतलब है कि जो है उसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं, और अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें वो जो है प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपना जो है करते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस को वो खुद अपना अपॉइंट करते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर बाकी जजों को, चीफ जस्टिस और सीनियर जज होते हैं 2-3 जो उसके बाद, तो उन लोगों की सलाह पर जो है नाम वहाँ से भेजा जाता है और उनको ये अपॉइंट करते हैं। थर्ड जो है यहाँ पर, थर्ड जो है द फर्स्ट बाय सेक्शन 2, हाँ देखिए इसको भी जो थर्ड ये था, ठीक है, इसको हटा दिया गया था। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला है और ये बीजेपी ने बड़ा खेल किया था इसमें। तो इसमें इन्होंने जो पहले लिखा हुआ था उसको हटा दिया था इस 99th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जो पहले क्या था कॉलेजियम का, उसका देखिए लाइन क्या था, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन चीफ जस्टिस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, कि जहां चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे जज को अपॉइंट करने की बात है वहां हमेशा चीफ जस्टिस से पूछ के ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। दिस अमेंडमेंट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये भी उसी जो है केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया, यानी वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ 3 में अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है, स्टार स्टार, उसको लिखा नहीं है, फिर से 3 जो हटा दिया था उसको वैसे का वैसे खाली लिखा हुआ है। खैर, तो कहने का मतलब है कि अभी भी देश में कॉलेजियम व्यवस्था ही है सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने के लिए, और जहां चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और बाकी जजेस को जो है वो चीफ जस्टिस के और कुछ सीनियर जजेस के सुझाव पर अपॉइंट करते हैं। आगे है प्रोवाइडेड दैट अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने हाथ से लिखे हुए लेटर के थ्रू यानी रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट के नाम लिख के अपना पद को त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अपना ऑफिस। बी अ जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4,
या फिर एक जज को उसके पद से, उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है, जैसा कि आगे क्लॉज 4 में कहा गया है उस तरीके से। ठीक है, तो आगे क्लॉज 4 में आएगा कि कैसे हटाया जा सकता है। अब यहां जो है 2A है, 2A जो कि ये भी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है इधर। द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। ये भी एज बढ़ाने का किया गया था। नंबर 1 जो है ये देखते हैं, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। अच्छा, नंबर 1 जो है वो 63 से ही लागू है। ठीक है, तो 63 से है कि नंबर 1 यहाँ है कि 2A द एज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, यानी पार्लियामेंट समय समय पर कानून के द्वारा ये तय करेगा कि किस एज तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने रह सकते हैं या मिनिमम एज क्या होगा। थर्ड है फिर क्लॉज, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर, हाँ एक मिनट, ये हो गया। अब जो है थर्ड है, ये जो है क्वालिफिकेशन कहता है। ठीक है, जज के लिए थर्ड जो क्लॉज है ये सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता है जब तक पहला जो निश्चित शर्त है कि ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना ही होगा। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, ये नेसेसरी कंडीशन है। एंड, और ये सब में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई और है, देखिए इन सब में नीचे, तो ये सब तो है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके अलावा जो नीचे ABC दिया जा रहा है इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है फर्स्ट कंडीशन? A हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, यानी 5 साल तक के लिए या तो किसी एक ही हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का काम किया हो, या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में कुल मिला के 5 साल तक जज रहा हो। मान लीजिए किसी एक हाई कोर्ट में 2 साल जज रहा, दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर, वहां 3 साल जज रहा, यानी कुल मिला के अगर या तो एक ही हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल उसने टोटल पीरियड पूरा किया हो जज का, या एक से ज्यादा कोर्ट में अगर किया है तो लगातार सक्सेशन में 5 साल उसने पूरा किया हो, यानी हाई कोर्ट में 5 साल का जज का काम किया हो। या सेकेंड कंडीशन, और हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more such courts in succession, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, एडवोकेट का काम किया हो, चाहे तो एक ही कोर्ट में 10 साल तक रहा हो या अलग अलग हाई कोर्ट में एक के बाद एक मिला के टोटल 10 साल तक एडवोकेट का काम किया हो। समझ गए? यहां से एडवोकेट्स का भी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर। तो अगर 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है किसी एक हाई कोर्ट में, उसको जो है डायरेक्टली बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। और थर्ड कंडीशन है, इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, या थर्ड कंडीशन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, यानी उसको प्रेसिडेंट को लगता हो कि वो कानून का एक अच्छा जानकार है। ठीक है, तो यहां इसमें जो है ये सारे कंडीशन फेल है, यानी प्रेसिडेंट को लगेगा कोई कानून अच्छा लॉ वगैरह पढ़े हुए हैं तो उसको अपॉइंट कर दे सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज। हालांकि ऐसा इतना आसान नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन काफ़ी सीनियर है, लेकिन दिया गया है रास्ता कि जो खाली राष्ट्रपति को लगता हो कि जो काफ़ी नामी गिरामी कानून का जानकार है, ज्यूरिस्ट मीन्स कानून का जानकार, तो कानून का जानकार या कानून प्रैक्टिस करने वाला किसी भी जो है तरह का एडवोकेट हो या किसी कोर्ट में जज हो, तो उसको राष्ट्रपति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट। देखिए जैसे इसी तरह आईएएस के लिए भी है, आईएएस के लिए भी है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर जो है चाहे जो है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है आईएएस डायरेक्टली बिना कोई एग्जाम के।
और ऐसा हुआ है, यूपी में एक टीचर को आईएएस अपॉइंट किया गया था कुछ साल, 10-15 साल पहले। एक टीचर का वो काम करते थे, उनको डायरेक्टली आईएएस का अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये भी है कि ये एक क्लॉज भी है आईएएस, लेकिन वो बहुत रेयर यूज होता है, और वैसा जिसका सर्विस रहा हो, जिसका सरकार में अच्छा रेपुटेशन बहुत रहा हो, ऐसे कोई वो हो तो उसको डायरेक्टली आईएएस अपॉइंट कर सकता है। जैसे यहाँ है कि कोई अगर प्रेसिडेंट को लगता हो कि हाँ बहुत नामी गिरामी अच्छा कानून का जानकार है, या कानून को प्रैक्टिस करने वाला, यानी एडवोकेट हो या जज हो किसी भी कोर्ट में, तो उसको वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आगे जो है वो जो है ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसकी ज़रूरत नहीं है, कि हाई कोर्ट का क्या मतलब होगा और 10 साल कैसे कैसे गिना जाएगा। खैर, अब आता है क्लॉज 4। क्लॉज 4 जो है ये बताता है कि कैसे किसी जज को हटाया जा सकेगा, जैसा अभी आपने पढ़ा था। देखिए, क्लॉज 4 है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। यहां कहा जा रहा है कि एक जज को तब तक, सुप्रीम कोर्ट के जज को तब तक अपने ऑफिस या पद से नहीं हटाया जा सकता है। पहला तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाया जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑर्डर अपना कब देंगे, जब दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस, ठीक है, एक एड्रेस यानी रिजोल्यूशन लाके और उसको किससे पास करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, यानी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, पहला कंडीशन। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं है कि जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है और उनका मेजॉरिटी, बल्कि टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होना चाहिए। यानी कि अगर 550 लोग हैं तो 550 का मेजॉरिटी हो जाता है 276, हाफ हो जाएगा 275, तो 275 से +1 यानी 276 लोग कम से कम उसके फेवर में वोट करने चाहिए हटाने के, दोनों तो लोकसभा में। और उसी तरह राज्यसभा में 250 लोग हैं तो वहां 125 हाफ हुआ, यानी 126 कम से कम, 126 राज्यसभा में, 276 लोकसभा में, एंड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। साथ ही साथ जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग है उनका 2/3 में मेजॉरिटी भी होना चाहिए। समझ गए, 2/3 मेजॉरिटी भी होना चाहिए साथ ही साथ। तो ये दोनों शर्त इतना कठिन कर दिया है, और उसके बाद क्या है कि उसी सेशन में पास होके प्रेसिडेंट के पास चले भी जाना चाहिए वो एड्रेस, उनको हटाने का मोशन जो है, तभी हटा। अगर वो सेशन खत्म हो गया तो फिर वो मोशन खत्म हो जाएगा, फ्रेश मोशन लाना पड़ेगा हटाने के लिए, दूसरा बार फिर से कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। यानी एक ही सेशन में अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो एक ही सेशन में मोशन लाना भी है, दोनों हाउस में उसका कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, यानी जो उसके टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी, यानी अगर 550 है लोकसभा में तो उसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है 276, पौने 300 से एक ज्यादा, 275 हुआ हाफ, 50% +1, 276 लोगों के द्वारा वो पास वोट होना चाहिए लोकसभा में, और उसी तरह 126 के द्वारा राज्यसभा में, और जितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग के लिए उनका 2/3 होना चाहिए। जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 से कम नहीं, 2/3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
तो 2/3 का मतलब देखिए कितना हो गया। मान लीजिए कि लोकसभा के सभी लोग आए हुए 550, तो 550, देखिए समझिएगा इस बात को, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं। मान लीजिए 550 टोटल हैं लोकसभा में, तो 550 का जो यहाँ टोटल का मेजोरिटी बोला है तो वो तो हो जाएगा 276 पर, लेकिन 2/3 बोला है, अगर सारे के सारे 550 हैं तो उसका 2/3 हो जाएगा 17 दूनी 34, 342, यानी 276 से भी काम नहीं चलेगा, टोटल मेंबरशिप से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो है मतलब अगर सब हैं तो उसमें 342 रहना पड़ेगा, अगर सब हैं तो। मान लीजिए कि कितने हैं, 276 तो मिनिमम है, 276 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आए हुए लोग हैं 450 लोग आए हुए हैं, अगर सिर्फ 450 लोग आए हैं तो 450 लोगों में 2/3 उसका हो जाएगा 300, यानी 276 नहीं 300 उसको वोट पड़ना पड़ेगा, तो जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। उसी तरह 250 जो राज्यसभा के हैं, अगर 250 के 250 आए हुए हैं तो उसमें आपका सिंपल मेजॉरिटी, तो मतलब टोटल का मेजॉरिटी तो ऐसे 126, लेकिन 126 से नहीं होगा, बल्कि 250 अगर आए हुए तो उसके लिए 250 के लिए आपको जो है मान लीजिए कि 160 के आसपास जरूरत पड़ेगा, 166 के आसपास, समझ गए। तो बहुत ज्यादा संख्या का, और वो भी उसी सेशन में पास होना चाहिए दोनों हाउस से, ये नहीं कि डिले हो गया एक से हाउस से होते होते सेशन पार हो गया वह खत्म हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज को बहुत डिफिकल्ट बनाया है हटाने का प्रोसीजर, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी है इस देश में, जो सरकार पर नजर रखता है, सरकार को टोक सकता है, उसको गलत करने पर उसको सजा भी दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी से भी डर ना हो अपने पद का कि हमको हटा देगा, ऐसा ना हो हमको हटा ही दे, तो इसी के लिए उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही डिफिकल्ट रखी गई है। द प्रोसीजर फॉर हिज रिमूवल हैज बीन मेड वेरी डिफिकल्ट, so that he without any fear he can do his work। तो उसको सरकार से कोई डर नहीं लगे, और नहीं डर लगता है, सही बात है, लेकिन हाँ आजकल लालच डाल दिया, डर तो नहीं है लेकिन लालच डाल दिया कि क्या करता है कि गवर्नर बना देता है रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस को, अगला चीफ जस्टिस आता है वो भी बेचारा देखता है अरे हमसे पहले वाला को गवर्नर बना दिया है, हम भी इसके फेवर में रहेंगे तो हमको भी गवर्नर, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फिर उसको एक शानदार लाइफ मिल जाता है और फिर वो सारा फैसिलिटी मिलता है आगे भी। तो ये लालच अब जो है सरकार उनके सामने लॉलीपॉप दिखाती है कि गवर्नर बना देंगे, बहुत राज्य है गवर्नर बनाने के लिए, हमारे फेवर में रहो। तो डरते तो नहीं हैं लेकिन लालच से उसकी तरफ अब झुकने लगे हैं सब। तो ये जो है इसीलिए किया गया था कि कोई बिना डर के, बिना किसी तरह के कि हाँ हमारा अपॉइंटमेंट हटा देगा हमको या कुछ कर देगा सरकार, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा, उसको ऐसा बना दिया गया था कि टोटली उसको किसी से डर नहीं है, कोई तरह का उसको फेवर है, उसका डर नहीं। तो इसीलिए उसको हटाने का जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट हैज नेवर बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज तक एक भी जज को नहीं हटाया। हाँ एक बार मोशन लगभग हटाने का कंप्लीट हो गया था, अगर वोटिंग में सब लोग वोट कर देते तो उस दिन वो जज हट जाते, पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन ऐन समय पर जब वोटिंग होना था फाइनली हटाने के लिए तो उस समय बहुत से लोग अपना बटन नहीं दबाए, छोड़ दिए कि नहीं, एक हम लोग का आज हट तो जाएंगे जज, लेकिन एक बहुत गलत मैसेज चला जाएगा, लोगों का जुडिशरी से विश्वास उठ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी भ्रष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतना जानता नहीं है ना अंदर की बातें। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ गलत किया था, भ्रष्टाचार किया था, लेकिन वो हर आदमी ने, वो केवल कुछ लोग जानते हैं। तो उसको इसलिए हटा, लास्ट स्टेज पर जाके वोटिंग होना था, बटन दबाना था, उसमें बहुत से जो सांसद थे, एमपी थे,
उन्होंने नहीं दबा कि नहीं हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना नहीं चाहिए। उतना उनका बेइज्जती हो गया, हटाने का प्रक्रिया चल गया, बहस हो गया देश में पूरा उनको लेके, और उनको सब जगह सब जान गया कि इनको हटाया जा रहा है, इन्होंने घोटाला किया है। इतना जो है अपमान बहुत है। अब उनको बिल्कुल ही पूरी तरह बेइज्जत कर दिया जाए कि मतलब जीने लायक नहीं रहा आदमी, कि उसको पद ही से हटा दिया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ। तो उन्होंने ऐसा, इसी तरह यहाँ हुआ था, तो फिर से इधर 10 साल पहले हुआ था, एक जस्टिस दिनकरन थे जो उनके खिलाफ भी बहुत सारा जमीन हड़प उनके जहाँ वहाँ अपने नाम पर करने का हुआ था, तो उन पर कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिर उनको सख्ती से बस डांट के जो है अंदर ही डिपार्टमेंटल वो किया गया था जुडिशरी के द्वारा, उन पर ये नहीं हुआ था आगे। तो इस तरह का ये हटाने का सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट, यानी मैंने बताया आपको कि एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी चाहिए कम से कम, उससे भी ज़्यादा कर दिया गया कि जितने लोग हैं उनका 2/3 यानी 66%, सिंपल मेजॉरिटी तो 50% होता है, 2/3 यानी 66% जो है वोटिंग फेवर में होना चाहिए, तभी हटाया जा सकता, और वो भी एक ही सेशन में। सुन रहे हैं? हाँ, एक ही सेशन में, क्योंकि एक ही सेशन में इतना कर लेना, क्योंकि सरकार के पास और बहुत से काम होते हैं, तो वो सब बाकी काम करे कि एक ही मोशन में उलझा रहे एक ही सेशन में। तो एक ही सेशन में दोनों हाउस में बहस करके पास करा लेना मोशन बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब तक कि कोई बहुत ही ग्रॉस माल प्रैक्टिस ना किया हो जिससे पूरा देश चिंतित हो, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना लगभग नामुमकिन है, नामुमकिन ही समझिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो छोड़िए, एक चपरासी को हटाना बड़ा ही नामुमकिन हो जाता है सरकार में। सुप्रीम कोर्ट का जज तो भाई सीधे इस देश में भगवान ही के बराबर। खैर, तो इसलिए कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का सबसे डिफिकल्ट जो है इस देश में हटाना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी उससे आसान है हटाना, जो है प्रेसिडेंट का तो बहुत आसान है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो लोग ऐसा ही बनाते हैं, फॉर्मेलिटी वालों को बनाते हैं कि उनको जब हुआ हटा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, क्लॉज 5 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए जज अंडर क्लॉज 4। इसमें कहा है कि जो ऊपर क्लॉज 4 में किसी जज को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, उसको कभी भी पार्लियामेंट कानून के द्वारा बदल सकता है, बना सकता है कि हाँ इसी तरह से इनके खिलाफ लाया जाएगा मुकदमा पार्लियामेंट में, यानी मोशन लाया जाएगा और इस तरह से उनकी जांच की जाएगी या प्रूव किया जाएगा। वो पार्लियामेंट लॉ के साथ बदल भी सकता है उसको। ठीक है, यानी ये ऊपर जो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस दिया गया है जज को हटाने का, उसको चाहे तो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा लाके उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि भाई लोग करने नहीं देंगे ना, सब लोग कहें क्यों आप बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जजों को अपने फेवर में करना या कुछ उनके साथ धांधली करना चाहते हैं। जब जजों को बनाने का इतना डिफिकल्ट बना हुआ है तो आप क्यों उसमें छेड़खानी करना चाहते हैं, है ना। इट इज़ नॉट सिंपल, मतलब अंधेर नगरी नहीं ना है कि कुछ भी कर लेगा सरकार। ठीक है, अंधेर नगरी तो बेचारी इंदिरा गांधी थी जब, और राजीव गांधी थे, राजीव गांधी को 415 सीटें मिली थी, जो कि अनइमेजिनेबल है कि फिर कभी किसी भी को मिलेगा इस देश में 415। इंदिरा गांधी को भी 380 तक, 380-85 तक अपने से उनको मिला था। ठीक है, जो कि वो भी बहुत मुश्किल है आज के डेट में किसी के लिए उतना कर पाना। हाँ, अभी ये लोग आसपास में आए थे बीजेपी, लेकिन फिर भी उतना नहीं आया था। लेकिन राजीव गांधी को रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था और उसके बाद राजीव गांधी चुनाव, तो उसमें बहुत सेंटिमेंट पर बहुत वोट मिले थे। 415 मतलब आज तक किसी ने देखा ही नहीं इतना सीट जो है, तो तब नहीं धांधली हो पाया। ठीक है ना, तो अब ये लोग क्या करेंगे धांधली जो है। एनीवे, नेक्स्ट क्लॉज कहता है एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस
make and subscribe before the president or some person appointed an oath or affirmation according to the form set out in the third schedule। यानी कि कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति जिसको कि अपॉइंट किया जा रहा है जज सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति के सामने जो है जिस तरह का थर्ड शेड्यूल में उसके लिए शपथ बताया गया है जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ लेगा अपना पद ज्वाइन करने से, चार्ज लेने से पहले। थर्ड शेड्यूल में मैंने बताया कि सबके लिए शपथ दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट से लेके हर व्यक्ति के लिए जो भी शपथ अगर है वो थर्ड शेड्यूल में पूरा ओथ और एफर्मेशन ही दिया गया है। नंबर 7th क्लॉज है, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लास्ट क्लॉज जो है ये बैन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी भी अपने सुप्रीम कोर्ट से एक बार जज होके अगर हट गया, रिटायर हो गया, जो भी है, तो एक बार वो जज अगर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। देश के अंदर किसी भी अथॉरिटी के सामने या किसी कोर्ट में कहीं भी वो माने वकालत किसी केस की मुकदमे की पैरवी वो बहस नहीं कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो गया उसको फिर कहा गया कि अब आप आराम करिए, ठीक है, एक बार आप जज हो गए तो अब आप इस देश में कहीं कोई बहस का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस ऊंचे पद पर से होके गुजरा होता है कि पूरे देश की व्यवस्था उसके इन्फ्लुएंस में होती है। हालांकि वो रिटायर हो गया होता है लेकिन फिर भी उनके माइंड से, व्यवस्था से उसका इन्फ्लुएंस जानने में समय लगता है। तो क्योंकि कहीं भी वो जाएगा तो उसका प्रभाव इतना होगा कि जज जो है प्रभावित होकर उसके डिसीजन दे सकता है। इसीलिए एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया उसको फिर इस देश में कहीं किसी के सामने बोलने की छूट नहीं दी गई कि नहीं अब आप जो है अब आप आराम कीजिए, अब आपको बहस वहस कहीं नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का होने नहीं वो बहस किया तो उस पर कार्रवाई कर ही नहीं सकता है ना, करेगा कैसे, मैंने उसको कहीं भी बहस करने के लिए आपको, यानी किसी बहस करने का मतलब किसी कोर्ट में ही करिएगा ना, किसी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के सामने, तो वहां आप क्वालिफाइड ही नहीं होइएगा बहस करने के लिए, क्योंकि आपको संविधान ने आप पे रोक लगा दी है, ठीक है ना। तो कहीं आप नियम के कैसे खिलाफ करिएगा, आपको मिलेगा ही नहीं अधिकार करने का, क्योंकि संविधान ने रोक लगा दिया है कि कोई जो एक बार जज हो गया वो फिर कहीं किसी मुकदमे का जो है पैरवी नहीं कर सकता है किसी के लिए या किसी के भी सामने इस देश में। बाहर तो सुप्रीम कोर्ट के जज से हटने के बाद एक दो ही चांस रहते हैं, यानी एक तो रहता है कि चीफ जस्टिस आप बन गए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ही बन सकते हैं, ठीक है, या कहीं और के मतलब चीफ जस्टिस बना दिए गए जहां भी अगर आपका समय बच रहा है, एज उसके हिसाब से बच रहा है तो, और नहीं तो फिर जो है वो या तो यहाँ गवर्नर बनाए जाते हैं या फिर विदेशों में इंटरनेशनल कोर्ट या कहीं भी, फिर विदेश में आप कहीं भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश में आप कहीं फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए बात वैल्यू जो है, देखिए खाली डिग्री से नहीं होता है उसे बताए, डिग्री का अब समय नहीं रहा कि डिग्री का खाली वैल्यू होने वाला, क्योंकि डिग्रियां आज सब बट रही हैं, चाहे वो एलएलबी का डिग्री हो, लॉ का डिग्री हो, चाहे बीटेक का डिग्री हो, आपको जहां जिससे खरीदना है आप सब डिग्री खरीद सकते, इसलिए अब डिग्री का वैल्यू नहीं रहा। जब ऑनेस्टी था, जब डिग्री नहीं बढ़ता था, तब बीटेक का भी उतना ही वैल्यू था और तब एलएलबी का भी अच्छा बहुत वैल्यू था, समझ गए ना। तो जब डिग्री का वैल्यू था, जब तक सब सिस्टम ठीक था तब तक उसका भी वैल्यू था बहुत, और फिर बीटेक का भी बहुत वैल्यू था। अब जो है आपका हर जगह जो है ना एग्जाम लिया जाता है, आपका मेरिट देखा जाता है, आप बीटेक है तब भी आपको नौकरी से रहने से पहले आपको जांचा जाएगा, अगर उसके आप एग्जाम में क्वालिफाई करिएगा तो आपको नौकरी पर रखेगा वो। यही है आपका कि आपको समझना है कि हमारा राज्य का समाज कैसा है, ये मतलब है ऐसा, उसको आपको हाँ ठीक है, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, और सुधार कब होगा व्यक्ति में, जब व्यक्ति कुछ कोई सीखेगा समझेगा, है ना।
तो उसको सीखना समझाना ही है। अब उसको कोई सीखा समझाया नहीं है, इसलिए वो अनपढ़ है, इसमें उसकी क्या गलती है ना। खैर आइए हम लोग अपने इस पे आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ हमने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है इस्टेब्लिशमेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे रिमूवल होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा और कैसे रिमूव किया जा सकेगा, और फिर वो आगे क्या कर सकेगा नहीं, ये सारी बातें 7 क्लॉज जो है हमने देखा आर्टिकल 124। ठीक है, तो इसी में 124 में ही सुप्रीम कोर्ट का सारा बात दिया हुआ है। जज कितने होंगे, कैसे अपॉइंट हैं, कौन अपॉइंट करेगा, किस तरह से उनका हटाया जा सकेगा, क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, और रिटायरमेंट के बाद या अपने पोस्ट से हटने के बाद वो क्या कर सकेंगे, ये सारी बातें दिया हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 124A, जो कि मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसको हटाया जा चुका है। ये नंबर 2 है, ये 2B, ये भी उसी जो है उसके 99th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसको जो है हटा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, ख़त्म कर चुकी है। तो ये 124A जो यहाँ ब्रैकेट शुरू हो रहा है, ये कहाँ तक है, ये ब्रैकेट पूरा लगता है आगे होगा, हाँ यहाँ तक 124 का C का लास्ट तक है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये इसको जो है, हाँ पिछले पेज के 1 है, पिछले पेज का 2 नंबर जो है, तो उससे जो है उसमें कहा गया है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया है। तो ये 124A, B और C तीनों ख़त्म है, इसको हमें नहीं देखना है। पहले जो कोलिजियम सिस्टम था वही सिस्टम। 124 के बाद आता है, अब नेक्स्ट है 125। 125 है सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। तो 125 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी और जो कुछ भी और उनको साथ में अलाउंस या जो भी मिलेगा प्रिविलेजेस वगैरह वो यहाँ दिया गया, इसलिए सैलरीज एटसेट्रा लिखा गया है। क्लॉज फर्स्ट है, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट such salaries as may be determined by parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the second schedule। मैंने जैसा आपको एक शुरू में जब आउटलाइन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किया था तो बताया था, फर्स्ट शेड्यूल जो है यूनियन टेरिटरी का, ये नेम ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी, पूरा टेरिटरी एरिया दिया हुआ है। सेकेंड शेड्यूल में जो है वो सारा सैलरी और सारा चीज़ दिया हुआ है आपका, जितने भी इनके हैं। तो यहाँ भी कहा गया है कि जो सैलरी है जजेस का, थर्ड शेड्यूल आपको पता है कि उसमें ओथ और एफर्मेशन है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो ये है आपका लोक राज्यसभा के सीट्स। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज वगैरह है। सेवेंथ शेड्यूल जो है वहाँ आपका जो है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है। एट्थ शेड्यूल जो है उसमें फिर आपका लैंग्वेजेस दिया हुआ है। नाइन्थ शेड्यूल जो है उसमें आपका सारा जो लॉज प्रोटेक्टेड है जुडिशरी से, जिनको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता है, नाइन्थ शेड्यूल। और टेंथ शेड्यूल जो है वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जो है वो आपका क्या है, पंचायत 11th शेड्यूल है आपका पंचायती राज और 12th शेड्यूल है आपका अर्बन लोकल म्यूनिसपैलिटीज़ का सारा दिया हुआ है। ये आपके 12 शेड्यूल हैं टोटल। तो फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी दिया हुआ है, सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज और सारा चीज़ दिया हुआ है जितने भी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो यहाँ भी कहा गया है कि जो सैलरी वगैरह जो होगी जजेस की, वो समय समय पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के तय करेगी। यानी जब भी सैलरी बढ़ाना है या फैसिलिटी कुछ वो चेंज करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल आएगा और एक्ट बनेगा, लॉ बन जाएगा तब वो, नहीं तो जो सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है वो सैलरी और बेनिफिट्स उनको मिलेगा। सेकेंड शेड्यूल सेकेंड क्लॉज है, एवरी जज शैल बी एंटाइटल्ड
to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by parliament and until so to सच प्रिविलेज अलाउंस। यह भी यही है कि जो उसको जो और तरह के फायदे या जो उनको स्पेशल कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे, लीव ऑफ एब्सेंस मतलब छुट्टी है उनका, कितने दिन वो छुट्टी पर रह सकते हैं, या पेंशन जो मिलेगा, ये सब जो है जो सेकेंड शेड्यूल में है वो उनको मिलेगा। और नहीं तो पार्लियामेंट समय समय पर जो कानून बना के तय करेगी वो उनको वही दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज लास्ट में नीचे नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नीदर द प्रिविलेजेस नॉर द अलाउंसेस ऑफ अ जज nor his rights in respect of leave of or absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment। यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक बार जज अपॉइंट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, उसका अपॉइंटमेंट के बाद जो उसका प्रिविलेजेस है, अलाउंसेस है, सैलरी है, छुट्टी है, पेंशन का है अमाउंट, ये सब वो उसका घटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसका घटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां भी उनको एक तरह से इस चीज के डर से कि मुक्त रखा गया है, पैसों की चिंता से मुक्त रखा गया है कि हमारा सैलरी कल को कम हो जाएगा। तो कहा गया कि जिस सैलरी और जिस मतलब जिस प्रिविलेजेस और अलाउंस जो भी उनको मिलना, जिस पर उनको अपॉइंटमेंट हुआ, उनके पीरियड में फिर उसको घटाया नहीं जा सकता है। और अगर घटाया जाता है, कानून मान लीजिए कानून के द्वारा घटाया जाता है, तो वो फिर अगले अपॉइंटमेंट से लागू होगा, मतलब अगला जो अपॉइंट होगा वो घटे हुए सैलरी के साथ अपॉइंट होगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए अभी जज को मान लीजिए 1.5 लाख या 2 लाख रुपया मिल रहा है सैलरी, तो उसको उसके पीरियड तक सरकार कम नहीं कर सकती है। हाँ, अगर सरकार चाहती कि नहीं जजों का सैलरी थोड़ा कम करना चाहिए, देश में पैसों की दिक्कत है, तो वो अगर बिल ले आके पास कर देती है कि ठीक है अब 2 लाख की जगह 1,80,000 मिला करेगा इनको मंथली, तो वो 1,80,000 जो अभी जज सर्विस में है उनके लिए नहीं होगा, जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा उनको कम सैलरी के साथ ही अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की न सैलरी, न अलाउंस, न उसका और तरह का बेनिफिट्स या उसका छुट्टी या पेंशन वगैरह उसको कम नहीं किया जा सकता। यही लिखा है कि shall not be varied to his disadvantage after his appointment। एडवांटेज के लिए किया यानी कि बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल, तो 124 हो गया, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 हो गया, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। अब नेक्स्ट आर्टिकल हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी किसी को किसी कारण से एक्टिव चीफ जस्टिस अपॉइंट करना हो। जब चीफ जस्टिस मान लीजिए लीव पर हैं या एब्सेंट हैं, बीमार हैं, कहीं गए हुए हैं, या अभी फिलहाल किसी को रिजाइन कर दिया है, जो भी है, तो यही इसके लिए दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, यानी अभी चीफ जस्टिस का पोस्ट खाली है, और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या कोई चीफ जस्टिस के पद पे हैं लेकिन किसी कारण से, चाहे वो यहां नहीं है या और किसी भी कारण से, अपना वो ड्यूटी नहीं कर सकते हैं परफॉर्म। मान लीजिए विदेश गए हुए, मान लीजिए बीमार है, ठीक है, तो किसी भी कारण से अगर वो चीफ जस्टिस हैं लेकिन अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय सच वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो उस कोर्ट के किसी और जज को प्रेसिडेंट जो है कुछ तब तक के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकेंगे कि ठीक है, जब चीफ जस्टिस चले आएंगे फिर से अपना
काम चार्ज ले लेंगे तो उनके फिर ये वो आज अपना शुरू हो जाएंगे, तब तक के लिए इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो उसी कोर्ट के किसी दूसरे सीनियर जज, और जनरली होता है कि उनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जज होते हैं उनको ही एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है। तो अपॉइंट क्या होता है, मतलब कोई अपॉइंटमेंट ऐसा फॉर्मल नहीं होता है, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा सिर्फ कह दिया जाता है, ऑर्डर हो जाता है कि अभी आप चीफ जस्टिस का ड्यूटी संभालिएगा, तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। यहाँ फिर से मैं कहूँगा कि दो कंडीशन है, या तो परमानेंटली खाली अभी अपॉइंट नहीं हुआ है कोई चीफ जस्टिस, तब भी किसी दूसरे जज को प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि अभी आप एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करिए, या चीफ जस्टिस हैं लेकिन वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, चाहे छुट्टी पर हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, बीमार हैं या कोई और कंडीशन है, तो ऐसे हालात में प्रेसिडेंट उस कोर्ट के किसी और जज को कह सकते हैं उनका ड्यूटीज चीफ जस्टिस का परफॉर्म करने के लिए। 126 है। फिर नेक्स्ट है 127। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस, एड हॉक जो है ये वर्ड यूज होता है अक्सर, ठीक है, गवर्नमेंट में सुने होंगे एड हॉक एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है एक तरह से कि जब ज़रूरत हुआ तो उस समय कोई किसी को जब अपॉइंटमेंट लिया जाता है तो उसको एड हॉक कहते हैं, ठीक है, एड हॉक। तो हॉक का यहाँ सेंस ऑफ लैटिन वर्ड है, तो एड हॉक का मतलब होता है कि ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, ये रेगुलर जज नहीं होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय काम करने वाला कोई नहीं होता है तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें एड हॉक जजेस। देखिए एक होता है एडिशनल जज, वो अलग होता है, ये वर्ड याद रखना है, एड हॉक जज, ठीक है। इसमें कह रहा है नंबर 1, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी ए कोरम ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा समय जब सुप्रीम कोर्ट के काम करने के लिए जजेस का कोरम नहीं हो। देखिए है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो कहते हैं बेंच कहते हैं, ठीक है, बेंच कहा जाता है, जजेस का सिटिंग जो होता है उसको बेंच कहते हैं। तो बेंच के लिए एक मिनिमम कोरम होता है कि इतने जज रहेंगे तभी कोर्ट की कार्रवाई होगी, ठीक है, इतने जज होंगे तभी। जैसे कभी होता है कि एक तरह का केस के लिए होता है कि मिनिमम 3 जज होने चाहिए, 3 जजों का बेंच बनता है, कहीं 5 जजों का बेंच बनता है, कहीं कम से कम 7 जजेस का बेंच होता है, ठीक है। तो अब 3 जज नहीं अवेलेबल है, 2 ही अवेलेबल है, तो उसका कामकाज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोरम। मैंने आपको बताया था कोरम कि मिनिमम नंबर टू कंटिन्यू द वर्किंग, टू कंडक्ट द सिटिंग। तो यहाँ कह रहा है कि इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट का जब सेशन होता है कि हाँ भाई कोर्ट जैसे लोकसभा ये सब का सेशन, वैसे ही कोर्ट का भी सेशन होता है, फिर छुट्टी हो जाता है, उस समय कामकाज नहीं होता है कोर्ट में, फिर सेशन लगता है कोर्ट का। तो जब कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए, सेशन चलाने के लिए जो है कोरम ना हो जजेस का, जजेस अवेलेबल नहीं हो, तो यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है, फिर वही है एनजेएसी वाला दिया हुआ है जिसको कि हटा दिया गया है, अमेंडमेंट जो है। तो इसमें पहले जो था वो हम देख लेते हैं नीचे नंबर 1 में, फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विथ द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ था वो जो हम पढ़ेंगे ऊपर कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विथ द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर ब्रैकेट के बाद पढ़ेंगे एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary
ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी डिजाइनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज की कमी पड़ रही है, कामकाज करने के लिए अवेलेबल नहीं है, जज छुट्टी पर गए हुए हैं या बीमार हो गए हैं या रिजाइन है या अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ है, जजेस का सीट खाली है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट को अब पहले वो करेंगे, उनका अप्रूवल लेंगे कि हम कुछ लोगों को अभी यहाँ एज ए एडहॉक जज अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो और अगर स्टेट के हाई कोर्ट में करना है तो वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे और फिर जो है लिखित में रिक्वेस्ट इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग्स ऑफ द कोर्ट, तो लिखित में रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ इन जो जज को यहाँ एडहॉक जज की तरह काम करना है सुप्रीम कोर्ट के सेशन में या सिटिंग में, फॉर सच पीरियड एज में, जितना समय के लिए जरूरत हो उतना समय तक। किसको करेंगे? ऑफ अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट का जज रहेगा उसको वो एडहॉक जज की तरह काम करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें भी कौन जज होगा? जो ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी डेजिग्नेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन क्या था कि जिसने 5 साल तक हाई कोर्ट में जज का काम किया हो, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज का काम किया हो, एक चाहे एक कोर्ट में या अलग अलग कोर्ट में, तो ऐसे जज को, ठीक है, तो हाई कोर्ट का किसी, अब जो हाई कोर्ट मान लीजिए 2 साल से जज बना है, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं एडहॉक? नहीं। जो हाई कोर्ट के जज ने 5 साल का पीरियड पूरा कर लिया हो, यही क्वालिफिकेशन है। ऐसे हाई कोर्ट के जज को जितना समय के लिए जरूरत हो उतने समय के लिए लिखित रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति के मर्जी से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज की तरह उनको अपॉइंट करवा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। समझ गए एडहॉक जज? फिर वो समय खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपना वापस जहां काम कर रहे थे वहां चले जाएंगे हाई कोर्ट में, वहां जज का काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एडहॉक वर्ड होता है कि जरूरत के अनुसार, टेम्पोररी होते हैं ये, परमानेंट नहीं होते हैं, ओनली जितना समय जरूरत है उतने समय के लिए, हाँ टेम्पोररी। तो यहाँ जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जब किसी कारण से जजों की कमी पड़ रही हो या कामकाज करने के लिए कोरम नहीं पूरा हो रहा हो, तो ऐसे में जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति के अनुमति लेके, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति अनुमति देगा तो उसकी अनुमति से लिखित में रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन रखता हो, यानी कि उसने 5 साल जज का काम कर लिया हो हाई कोर्ट्स एक में या कई अलग अलग में, उनको वो रिक्वेस्ट कर सकता है, उतने पीरियड के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज का काम करेंगे। उतने पीरियड होने के बाद फिर वो वापस अपना जहाँ जज थे वहाँ हाई कोर्ट में जाके अपना जज का काम करने लगेंगे। ठीक है, तो समझ गए एडहॉक जज क्या होता है, कैसे होता है। सेकेंड क्लॉज है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज who has been so designated in priority to other duties of his office to attend the sittings of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, powers and privileges and shall discharge the duties of a judge of the Supreme Court। इस क्लॉज, सेकेंड क्लॉज में कहा जा रहा है कि जो एडहॉक जज जिनको अपॉइंट किया जाएगा उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि उस समय जो पहले उनका यानी हाई कोर्ट का जो काम था उसको वो उस समय के लिए छोड़ देंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो काम है सेटिंग अटेंड करना है उसको उस समय पूरा करेंगे, जितने समय के लिए उनको वहाँ कहा गया है उनको बुलाया गया है, और उस दौरान जितने समय वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की तरह काम करेंगे उस समय उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज हैं उन्हीं की तरह सारा ज्यूरिसडिक्शन, पावर और प्रिविलेजेस, यानी जो भी सैलरी
और बेनिफिट्स और जो भी, मतलब वो उस समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज की तरह ही उनका स्टेटस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो, और उस समय वो अपने हाई कोर्ट के काम को वो इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट के जिस काम के लिए बुलाया गया उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो वहाँ से जब अगर हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं, वहाँ से छूट दे दिया जाता है, तो फिर वो अपना वापस हाई कोर्ट का जो काम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उतने समय में जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज का ही सारा स्टेटस, बेनिफिट, सैलरी, जो भी कुछ है सब वो उनका हैसियत वही होगा जो है। तो ये एडहॉक जजेस के बारे में कहा गया है 127 में। फिर आता है 128, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 4 में, पार्ट 5 के चैप्टर 4 में कहीं भी कुछ भी कहा हुआ हो उसके बावजूद, ठीक है, जो यहाँ नंबर 2 है फिर वही एनजेएसी कर दिया गया है, जो कि सब उसको खत्म, उसके पहले था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ हम पढ़ेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विथ द प्रीवियस कंसेंट, may at any time with the previous consent of the president request any person who has held the office of a judge of Supreme Court or federal court अब है नहीं, or who has held the office of a judge of a high court and is duly qualified for appointment as judge of Supreme Court, जो है टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड एवरी सच पर्सन सो रिक्वेस्टेड शैल while so sitting and acting be entitled to such allowances as president may by order determine and have all the jurisdiction powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that court। यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ये होता है कि एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट आपने ऊपर पढ़ा, उसके अलावा भी मान लीजिए एडहॉक जज नहीं अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ है रिटायर्ड जजेस के लिए भी है कि जो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से जज के तौर पर, ठीक है, जो जज का पोस्ट या तो रिटायर हो चुके हैं या किसी कारण से हट गए हों, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जज का काम पहले कर चुके हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करने के लिए चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट के अनुमति से उनको बुला सकते हैं काम करने के लिए, और ऐसे समय में जो है उनको सारा जो प्रिविलेजेस होगा, सारा ज्यूरिसडिक्शन पावर सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा, लेकिन वो उस जज माने नहीं जाएंगे, यानी पोस्ट नहीं होगा उनका जज का, समझ गए, यानी उनकी पोस्टिंग नहीं होगी जज के तौर पे, लेकिन हाँ बाकी सारा प्रिविलेज उनको सब रहेगा कि हाँ जब तक आप हैं तब तक के लिए आपको दिया जा रहा है ये सारा फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन वो उनकी पोस्टिंग नहीं मानी जाएगी, बस ये है। जैसे एडहॉक जज है उस समय उनको पोस्टिंग भी माना जाएगा, लेकिन यहाँ जो है इनकी पोस्टिंग नहीं मानी जाएगी, सिर्फ उतने समय के लिए वो काम करेंगे और उतने समय उनको सारा बेनिफिट वगैरह वो सब मिलेगा जैसा प्रेसिडेंट तय करें, ठीक है, और जैसा उनको सुप्रीम कोर्ट के जज को पावर प्रिविलेज वगैरह रहता है। यानी रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड जज हैं या जो हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, ऐसे जजेस को भी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज यानी 5 साल से ज़्यादा काम किए हैं हाई कोर्ट में, तो उनको भी जो है काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। वो एडहॉक जज नहीं होंगे, ठीक है ना, एडहॉक जज के लिए ऊपर है, वो उनका पोस्टिंग होता है एडहॉक जज का, उतने दिन के लिए वो जज माने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के,
लेकिन ये जो हैं ये भी एडहॉक जज हैं, लेकिन बिना पोस्टिंग के। सारी बातें एडहॉक जज की तरह यहाँ रहेगा, लेकिन उनका कोई पोस्टिंग नहीं रहेगा। जैसे जो एडहॉक जज है उनका पोस्टिंग रहेगा और फिर बाद में वो हाई कोर्ट का अपना उनका जज रहेंगे। ये जो है रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए इनको पोस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, एज नहीं है। लेकिन उनसे काम कराने के लिए ज़रूरत है तो उनको काम कराने के लिए, और उतने समय में उनको सारा बेनिफिट्स सुप्रीम कोर्ट के जज का सारा फैसिलिटी, सैलरी वगैरह सब मिलेगा। और यहाँ कहा जा रहा है लास्ट में, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that court unless he consents so to। कि मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने जज का काम किया हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो इस आर्टिकल के कारण उससे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता कि आपको करना ही है। जब तक कि वो अपनी मर्जी से नहीं एग्री करेगा तब तक उसको ये काम उससे नहीं लिया जा सकता है। कि जज से रिक्वेस्ट आप करेंगे और अगर वो जज को एग्री होगा कि हाँ ठीक है हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का काम, तभी उससे काम। ये नहीं कि आप कह दिए, ऑर्डर दे दी कि हाँ जी आपको आइए, रिटायर्ड हो गए हैं, आइए आपको सुप्रीम कोर्ट में काम करना है, वो नहीं है। जब तक उसका कंसेंट नहीं होगा तब तक उसको काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो ये देखिए, हम लोग फिर से एक रिवाइज कर दें। आपका जो चैप्टर 4 है यूनियन जुडिशरी, ये स्टार्ट होता है 124 आर्टिकल से। 124 क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, उसका कॉम्पोजिशन, जजेस का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन वगैरह और रिमूवल, सारा कुछ दिया हुआ है। 125 क्या है नेक्स्ट? सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। 126 क्या है फिर उसके बाद? 126 अभी क्या बताया? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 क्या बताया? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। सारा एक्टिंग का अपॉइंटमेंट है, पहले चीफ जस्टिस, फिर एडहॉक जजेस, उसके बाद 128 क्या हो गया? रिटायर्ड जज, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज। ठीक है, तो 3 तरह का यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज और अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग जज, रिटायर्ड जज। अब आ गया आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब यहां एक टर्म यूज हुआ है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एक खास मतलब होता है, उसको समझ लीजिए। जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट, उसमें एक स्पेशल तरह के कोर्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब उस कोर्ट का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उस कोर्ट का सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा, और वो जो है मतलब उसका प्रभाव होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी उसके आदेश होंगे वो आगे के लिए बाइंडिंग होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, सरल भाषा में समझा दूं। जैसे कहीं कोई कोर्ट है, उसने कोई फैसला दिया, ठीक है, उसने किसी कोर्ट में किसी केस में कोई फैसला दिया, आगे चल के वो किसी और वैसा ही केस में कुछ और भी फैसला दे सकता है। भाई उस समय ऐसा लगा था, अभी ऐसा लगा, कोई ये नहीं कह सकता कि अरे जज साहब उसमें उस कोर्ट में तो ऐसा ही केस था, उसमें आपने ये फैसला दिया था, आज आप ऐसा फैसला दे दो। मैंने कहने को कह सकता है, कहने का तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें कोर्ट पर कोई ये नहीं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इन्होंने एक बार जो फैसला दे दिया, एक बार जो कार्रवाई हो गई, वो आगे के लिए मिसाल बन जाती है कि उसमें उन्होंने आपको, और उसी को आगे फॉलो करना हमें होता है। समझ गए? उसी को हमें फॉलो करना होता है। इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कि मिसाल, उसका हर कार्रवाई, हर फैसला, हर बहस एक मिसाल हो जाता है। वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और आगे के लिए उसको एक
प्रेसिडेंट की तरह लिया जाता है कि पहले कोर्ट ने ऐसा फैसला किया तो ऐसा ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब? उसका जो फैसला होता है वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए और हर जगह के लिए बाइंडिंग हो जाता है जहां तक उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे कि हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा देश होता है। हाई कोर्ट मतलब ऐसे कहिए कि ज्यूरिसडिक्शन हर स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट के लिए हाई कोर्ट बने हुए हैं, जनरली उनका उसमें अप्लाई होता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। हाई कोर्ट जो है वो पूरे देश के लिए होता है। हाँ, हालांकि उनको एक कन्वीनियंस के लिए स्टेट बाय स्टेट अलॉट कर दिया गया है। जैसे तमिलनाडु हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया किसी मामले पे, ठीक है, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने मान लीजिए कह दिया कि जो लोग पीसीएस के कैंडिडेट हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं, उनसे फीस लिया जाना गलत है एग्जाम का। वो तमिलनाडु के केस में मान लीजिए तमिलनाडु में कुछ लोग शिकायत करते हैं और ऐसा फैसला देता है, तो वो अब पूरे देश के लिए प्रभावी हो जाएगा। पूरे देश में कहीं भी पीसीएस के एग्जाम में फीस नहीं लिया जा सकता है। समझ गए? बात समझ में आई है? हाँ, या सुप्रीम कोर्ट नहीं दे दिया तो वो फिर आगे के लिए भी हमेशा वही चीज करना होगा। मान लीजिए कोई एक छोटी मोटी कोई मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का मुकदमा था जिसमें कोई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहीं कोई फैसला दिया। अब कहीं और किसी राज्य में, कहीं दूर राज्य में कोई वैसा ही मुकदमा है, तो वो जो बहस करने वाला वकील जो है वो ये कह सकता है कि उस समय 5 साल 10 साल पहले उस राज्य के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, तो उस कोर्ट को उसका ऑर्डर के अनुसार ही ऑर्डर पास करना होगा। बाइंडिंग हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो एक तरह से समझिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो कानून की तरह प्रभावी हो जाता है, वो एक तरह से कानून बन जाता है। तो कानून बनाने का एक और तरीका ये भी है कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला होता है वो भी एक तरह से कानून होता है, क्योंकि आगे हमेशा हर जगह उसको फॉलो करना होगा, हर किसी को जो इस देश में है या जहां उसका ज्यूरिसडिक्शन है। वैसे ही मान लीजिए बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए किसी जिले में, मतलब कहने का मतलब ज्यूरिसडिक्शन की बात मैं कह रहा हूं कि वहां कोई, मान लीजिए तमिलनाडु हाई कोर्ट ने किसी एक आदमी के मसले में कोई फैसला दे दिया, तो वो सभी वैसे लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक आदमी ने अपना केस किया कि मुझे प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा केस है, और उस हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये प्रमोशन में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस आदमी के अगर लिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो ऐसे जितने कैंडिडेट उस राज्य में होंगे उन सब को भी वही बेनिफिट देना पड़ेगा सरकार को। समझ में आ रही बात? वो सबके लिए केवल उसी कैंडिडेट के लिए जिसके लिए फैसला दिया वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि जितने कैंडिडेट्स उस तरह के हैं, उनका केस उस तरह का है, उन सब में अब सरकार को वही बात, यानी सरकार के लिए अब वो कानून हो गया। तो इसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक तो उसका मतलब होता है कि पहले की उसकी सारी कार्रवाई जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कभी भी कोई भी देख सकता है, वो कहीं पब्लिक के एक्सेस के लिए रखा रहता है कि पब्लिक उसको देख सके, उसकी जांच पड़ताल उसको पढ़ देख सके कहीं भी। और दूसरा है कि वो एक कानून की तरह उसका जो है प्रभाव होता है। तो कानून सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं बनता है, कानून अदालतों में भी बनता है। अदालत के जो फैसले होते हैं उनका प्रभाव भी कानून की तरह होता है। तो अदालत में भी कानून बनाए जाते हैं। और एक और यहां बात आती है कि जो यहां दिया है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इसमें क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा।
तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मैंने आपको उसका बताया कि क्या क्या मतलब उसका कंडीशंस है। एक, उसका सारा कार्रवाई का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, हमेशा आगे के लिए रखा जाता है। दूसरा, उसका प्रभाव जितना टेरिटरी है, जितना जुरिस्डिक्शन है, उसमें सब जगह सबके लिए लागू होगा, और उसको आगे भी किसी भी केस मुकदमे में एक प्रेसिडेंट यानी कि उदाहरण की तरह कि हाँ उस कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, तो आगे मान लीजिए आज तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, 10 साल बाद अगर वैसा ही फैसला, वैसा ही मुकदमा किसी कोर्ट में चलेगा, तो उसको उस तमिलनाडु के फैसले को मान के ही अपना फैसला देना पड़ेगा। आगे के लिए भी वो उदाहरण, एक मिसाल का काम करता है। ये 3 चीजें होती हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो यहां यही कहा जा रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये एक तो बात हो गई, और दूसरा क्या है, एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, अगर कोई उनकी तौहीन करता है, उनका अपमान करता है, तो उसके लिए उसको वो किसी को भी सजा दे सकते हैं। ये अधिकार कोर्ट को होता है। मान लीजिए जो आप कोर्ट में बहस के या उसकी चलने कार्रवाई के दौरान कोई ऐसी बात कहते हैं जो उससे लगता है कि कोर्ट का अपमान हुआ है, तो वो उसके लिए आपको सजा दे सकते हैं, किसी को भी। इससे कोई अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री भी जाके कोर्ट या कोर्ट के खिलाफ या कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ कहीं कोई बयान दे देते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको सजा दे सकता है कोर्ट, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो कंटेम्प्ट का पावर होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो वो इसलिए कि हाँ इन्होंने अपमान किया है या इस कोर्ट का सम्मान में कटौती किया है, कम किया है उसके सम्मान को, किसी तरह का बात कह के कोर्ट के बारे में, या कोर्ट में ऐसी कोई बहस रख दी, ऐसी कोई बात रख दी जिससे वहाँ की गरिमा में कमी हुई, कोर्ट की गरिमा उससे कम होती है, तो ऐसे में जो है उसको पनिश किया जा सकता है। तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं कि इट इज कंटेम्प्ट, मतलब होता है बेइज्जती करना, घृणा कर, अपमान। तो जैसे अक्सर अभी वीडियो कुछ कुछ कोई हाई कोर्ट का डालते रहता है, खासकर एमपी हाई कोर्ट का डालते रहते हैं लोग, उसमें कि बहुत सारे अधिकारियों को, पुलिस डीजीपी सबको बहुत फटकारते हैं, या वकील वगैरह को, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुमको सजा दे देंगे। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जैसे कई बार छोटी मोटी भी सजा होती है, कि जैसे कोई आदमी, कोई बड़ा वकील है, बहस कर रहा है, कोई ऐसी बात कह देता है जो जज को लगे कि हमारे सम्मान में खिलाफ है या कोर्ट के सम्मान में, तो उसको कह सकता है कि खड़े रहिए आज दिन भर कोर्ट में। निंदा करना, अपमान करना, जो भी है, हाँ मतलब उसका डिग्निटी, हाँ उसका इज्जत में आपने कमी किया, किसी तरह से उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया। नहीं, निंदा थोड़ा सा अलग है। निंदा जो है वो होता है क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, निंदा अलग है, और किसी का अपमान करना अलग बात है। जैसे हम किसी का निंदा करने का मतलब हो सकता है कि हम क्रिटिसाइज करें कि कदम इनका ठीक नहीं है, दैट इज अलग, डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी का अपमान करना, उसको नीचा दिखाना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना, वो अलग बात है। हाँ हाँ हाँ, किसी की गरिमा को, किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये काम ठीक नहीं किया, ये गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो निंदा करना है। लेकिन मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री चोर है, उसको गाली गलौज दूँ, तो वो जो है वो है कंटेम्प्ट है, वो उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी कार्रवाई है उसकी आगे हमेशा मिसाल दी जा सकती है, उसको एक कानून की तरह उसका प्रभाव होगा, और उसके कोई भी कार्रवाई में अगर लगता है कि उसका सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो उसके लिए किसी को भी दंड दिया जा सकता है, किसी को भी दंड दिया जा सकता है इस देश में, चाहे कोई भी हो। अगर उसने उसके कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसी बात कही जिससे जनता में कोर्ट का मान घटा है, तो वो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह के, ठीक है, उनको सजा दे सकते हैं।
नेक्स्ट है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब हुआ कि कहां कहां सुप्रीम कोर्ट का मतलब कार्रवाई होगा, यानी कहां कहां सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, कहां कहां उसका, जैसे सुप्रीम कोर्ट अब कहीं तो एक फिजिकली होगा ना, बिल्डिंग होगा, जैसे दिल्ली में है ना, तो वही कहां कहां सीट होगा, क्या कहां होगा, ये है द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन एनी अदर प्लेस और प्लेसेस as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time appoint। तो चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की मर्जी से दिल्ली और दिल्ली के अलावा और किसी भी जगह पर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का वो उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कल को मान लीजिए लगे कि बिहार से बहुत दूर हो जा रहा है दिल्ली, बिहार में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट का ही वो भी बेंच हो, तो बिहार में भी एक सुप्रीम कोर्ट बन सकता है, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, दिल्ली के अलावा। तो ये कहा गया है इसमें। जस्ट 2 मिनट्स। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 में जैसा मैंने बताया कि दिल्ली और दिल्ली के अलावा किसी भी जगह पर या कई जगहों पर, जैसे बहुत साल से बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होने चाहिए कई जगह। सुप्रीम कोर्ट के, जैसे हाई कोर्ट के जनरली 2 बेंच होते हैं, बहुत से राज्यों में हाई कोर्ट के 2 जगह हाई कोर्ट काम करता है। ठीक है, जैसे ठीक है यूपी में है, लखनऊ है और इलाहाबाद, दोनों जगह हाई कोर्ट काम करता है। उसी तरह एमपी है, वहाँ जो है भोपाल और जो है जबलपुर, 2 जगह हाई कोर्ट काम करता है। ऐसे बहुत पहले यूपी में जब उत्तराखंड होता था तो नैनीताल में होता था, जो अब वहाँ का हाई कोर्ट हो गया उत्तराखंड का। तो पहले वहाँ जो है लखनऊ और वहाँ भी होता था, माने 3 जगह होता था, लखनऊ भी होता था, इलाहाबाद भी होता था और फिर नैनीताल में होता था जो है समर्स में, जो कि आज का उत्तराखंड का हाई कोर्ट बन गया है, नैनीताल हाई कोर्ट। तो ये इसलिए किया जाता था कि ताकि लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े अपना केस मुकदमा करने के लिए। तो बड़े राज्यों में 2 जगह पर, छोटे राज्यों में एक ही जगह होता था। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो कि अब इतना बड़ा देश है और उसके लिए एक ही जगह है, तो बहुत सालों से बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के भी 2 या 3 जो है अलग अलग कॉर्नर्स में देश के जो है, जैसे एक नॉर्थ में है तो एक ईस्ट हो, एक वेस्ट हो, एक साउथ में, इस तरह से बेंचेज हों। लेकिन फिर है क्या कि ज़्यादा बेंचेज में फिर वो यूनिफॉर्मिटी मैटर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो बात बहुत सालों से टल रही है। लेकिन बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के और भी जगह बेंचेस होने चाहिए, एक ही जगह पूरे देश में है। ठीक है, तो इस तरह की, तो उसमें इसमें कहा गया है कि जैसा है चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की मर्जी से दिल्ली तो है और उसके अलावा अगर कहीं चाहें तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कामकाज हो सकता है। अब देखिए आता है आर्टिकल 131, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप अभी नोट ही बुलाया हुआ है आपका जो है नोटबुक आपका पॉलिटी वाला, तो मैंने आपको सब समझाया था ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं न्याय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, यानी कि जिसमें आपको काम करने का अथॉरिटी है, और कोर्ट के मामले में है कि जहाँ के लिए आप फैसला कर सकते हैं और जहाँ आपका फैसला लागू होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल एक वर्ड है, ओरिजिनल यानी ओरिजिन, जिससे कि आपकी शुरुआत हुई, जिसके लिए आपको बनाया गया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट जिस कारण से बनाया गया, वो ज्यूरिसडिक्शन उसका कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में होगा, किन मामलों में होगा, तो वहाँ ओरिजिनल वर्ड यूज करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन कई तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था जब आपको पॉलिटी पढ़ाया था। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, एडविजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, और भी कई तरह का ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो यहाँ ओरिजिनल है कि यानी कि जो आप ही का है, जो दूसरे का नहीं हो सकता है, जिसमें कोई दूसरे का दखल नहीं, जिसके लिए आप बने, ओरिजिनल। तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट।
यानी कि इस संविधान के और सभी प्रोविजंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का बिना और किसी कोर्ट के दखल के इन मामलों में सिर्फ इसी का ज्यूरिसडिक्शन होगा। किन मामलों में? डिस्प्यूट, ऐसे विवाद ए बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, जहां जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, वो एक तरफ उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरे उसमें किसी एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य के बीच में, दोनों में, यानी एक तरफ भारत सरकार से चाहे किसी एक राज्य को या ग्रुप ऑफ स्टेट्स को भारत सरकार से अगर कोई शिकायत है, दिक्कत है दोनों के बीच, उस विवाद में, उस डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो सबसे फर्स्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि जहां डिस्प्यूट किसके बीच में हो, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और दूसरी तरफ कोई एक स्टेट हो या एक से ज्यादा स्टेट हो। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है और बी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर, या जहां पर एक तरफ भारत सरकार और उसके साथ कोई एक राज्य या और कई राज्य उसके एक तरफ हो और दूसरी तरफ को एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य हो। ठीक है, पहला था ए कि जिसमें सिर्फ एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ कोई एक राज्य हो या एक से ज्यादा राज्य हो जो भारत सरकार के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं। दूसरा जो बी कहता है कि चाहे एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य या कुछ राज्य हो एक तरफ और दूसरी तरफ कुछ और एक राज्य या कई राज्य हो, ये दूसरा। और थर्ड केस है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, या जहां दो राज्यों के बीच का कोई मुकदमा हो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में मुकदमा हो। यानी कहने का मतलब जहां राज्यों के बीच में मुकदमा हो या राज्य और भारत सरकार के बीच में मुकदमा हो या राज्य भारत सरकार एक तरफ और कुछ और राज्य दूसरी तरफ, ऐसा किसी भी तरह का कोई झमेला है, विवाद है, डिस्प्यूट है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ही केवल ज्यूरिसडिक्शन होगा। इफ एंड इन सो फार एज द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन on which the existence or extent of a legal right depends, यानी विवाद भी इस तरह का हो कि जिसमें कानूनी अधिकार की बात हो या कानून की बात हो, कानून से जुड़ा बात हो। ठीक है, इसमें नंबर 1 फिर है, इसमें हाँ 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नंबर 1 ऐड किया है, provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement or which provides। ठीक है, इसमें एक दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है कि ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलों में ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा जो इस संविधान के प्रभाव में आने से पहले, संविधान के कब से इफेक्ट में आया, 1950, 26 जनवरी 1950, उससे पहले देश, इस यहाँ की सरकार का किसी देश के साथ या किसी तरह का कोई ट्रीटी हुआ हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, कोई कोवेनेंट हो, एंगेजमेंट हो, सनद या इस तरह का जो लीगल इंस्ट्रूमेंट इनको कहते हैं, ऐसा किसी के साथ साइन किया हो, एक तरह से ट्रीटी, एग्रीमेंट, तो जो कि संविधान बनने के पहले से लागू है और संविधान बनने के बाद भी जो लागू है, चालू है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो संविधान बनने के पहले से ऑपरेशनल है। तो खाली उसके एक्सेप्शन दिया गया है कि, और वैसे जो है मामले है नहीं, तो खैर उसको हमें मतलब ध्यान नहीं देना है, कहने का मतलब है। अब जो है तो यहां समझ लेना है कि 131 में जो है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया गया, उसका मेन पर्पस क्या है।
ऐसे मुकदमों, ऐसे जो समस्याओं, ऐसे विवाद, डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए जहां एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरी तरफ कोई एक या एक से ज़्यादा स्टेट है, या बी एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या कई राज्य हैं और दूसरी तरफ भी एक या कई राज्य हैं, या थर्ड केस है कि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेकिन स्टेट्स हैं, एक तरफ एक स्टेट, दूसरी तरफ एक या उससे ज़्यादा या कई स्टेट के बीच में जो भी मामला हो, यानी कि स्टेट से ऊपर का मामला, एक स्टेट के अंदर का मामला है तब तक तो वो वहाँ मतलब ठीक है, वो नहीं है, ओरिजिनल नहीं, लेकिन जब तक एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच का मामला हो या स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच का मसला हो तो उन सब में सुप्रीम कोर्ट का ही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा। ये हो गया। फिर तो 131 है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आता है नेक्स्ट 132 एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अब देखिए आ गया एपीलेट। एपीलेट का मतलब होता है अपील से वर्ड बना है, अपील से जुड़ा हुआ। अपील आपको पता है अपील किसको कहते हैं कि जब किसी फैसले के खिलाफ या उससे राहत, उससे रिलीफ पाने के लिए हम जब दोबारा पिटीशन करते हैं, प्रेयर करते हैं किसी के सामने, उसको अपील कहा जाता है। अपील क्या होता है? फैसले के खिलाफ कहिए या फैसले से राहत पाने के लिए जो एक प्रार्थना, पिटीशन की जाती है, अपील उसको कहते हैं। तो जैसे किसी कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया, अब उस जजमेंट से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते नहीं इसका फिर से कहीं कोई बड़े और ऊपर सुनवाई किया जाए, तो उसको कहते हैं अपील। अपील वर्ड समझ गए पॉलिटी में? तो यहां कहता है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी किसी जजमेंट के खिलाफ अपील सुनने का सुप्रीम कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहां यही कह रहा है कि एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ मामलों में जहां हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले के खिलाफ अपील सुनने का सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इसमें डिफाइन किया गया। समझ में आई बात? हाई कोर्ट ने जहां, सभी मामलों में नहीं, इन सर्टेन केसेस लिखा, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट हुआ उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं, इन सर्टेन केसेस लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आगे। यानी कि हाई कोर्ट का फैसला दिया हुआ उन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट उनका अपील सुन सकता है और फैसला दे सकता है। क्या है देखिए, इसको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। कहीं भी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आएगा मतलब अपील सुनने का ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार। देखिए नंबर 1 क्लॉज कहता है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री or final order of a high court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding। पहला कह रहा है कि an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a high court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding। यानी कि इस देश के अंदर कोई भी जो हाई कोर्ट है, इस देश के अंदर कोई भी जो हाई कोर्ट है उसका कोई भी जजमेंट हो, अब ये सब टेक्निकल लीगल टर्म्स अलग अलग, इनका मतलब अलग होता है, अभी आपको नहीं समझाएंगे डिटेल में, बाद में समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि किसी हाई कोर्ट ने जो इस देश के अंदर है कोई जजमेंट यानी फैसला दिया हो, कोई डिक्री यानी कि कोई आदेश दिया हो, और फाइनल ऑर्डर या किसी मामले में फाइनल ऑर्डर दे दिया हो कि यही फाइनल हमारा ऑर्डर है, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स है। तो ऐसा अगर हाई कोर्ट ने कोई अपना फैसला दिया हो या डिक्री किया हो या फाइनल ऑर्डर किया हो तो उसमें चाहे वो सिविल मामला हो, यानी मैंने बताया सिविल मैटर से जुड़ा हुआ वो मुकदमा हो, या क्रिमिनल हो, क्राइम से जुड़ा हुआ मुकदमा हो, या अदर या और किसी तरह का मुकदमा हो, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। लेकिन आगे इसमें है थर्ड जो जुड़ा हुआ क्लॉज, if the high court certifies under article 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this constitution,
इसमें एक ये लगा दिया गया है कि अगर हाई कोर्ट आर्टिकल 134 ए के तहत ये सर्टिफाई करता है, यानी वो लिखित में ये देता है कि इस मुकदमे में कानून की बहुत बड़ी समझ की जरूरत है, बहुत सोच समझ के फैसला किया जाए, ऐसा मामला है ये, और उसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात है, संविधान के व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला है, अगर वो सर्टिफाई करता है तो फिर उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कोई भी मामले में फैसला दिया उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ऐसा नहीं होता है, जान लीजिए। हाई कोर्ट भी एक तरह का एक फाइनल कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है, इस बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे है हाई कोर्ट, बल्कि कई बार हाई कोर्ट ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर साबित किया है। हाँ, नहीं, डेथ केसेस में अलाउ किया गया है, जहां डेथ का सेंटेंस दिया जाता है वहां अलाउ किया गया है कि हाई कोर्ट उसमें अलाउ करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से सुनवाई करवा सकते हैं। तो डेथ केसेस हैं या कुछ और ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहां हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई, जैसे मान लीजिए मैं समझा दे रहा हूं कि जैसे आप कोई केस का मुकदमा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हुआ, फिर वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, कि मुझे आपको लगता है कि नहीं इसमें बड़े मतलब जानकार की ज़रूरत थी, जजों की, ऐसे जजों की ज़रूरत थी जो संविधान का, क्योंकि या कानून का देश के और बढ़िया समझ की ज़रूरत है, इस पर और बढ़िया से कार्रवाई होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, फैसला होना चाहिए था। तो आप हाई कोर्ट से अपील प्रेयर कर सकते हैं कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके इसमें अपना फैसला करवाना चाहते हैं। हमको आप ये नहीं कहिएगा कि हम आपसे नाराज हैं, आप कहिए कि हम चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, हम वहां भी अपना मुकदमा एक बार चलवाना चाहते हैं। तो अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इसमें कानून का या संविधान का व्याख्या का ज़रूरत है, जो शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ उसमें अलग फैसला दे सकता है, कुछ उसके लिए कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको किसी तरह का बेहतर जजमेंट दे सकता है, तो वो अलाउ करता है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है जो आर्टिकल 134 ए में उसके लिए दिया गया है। अगर वो सर्टिफिकेट इशू करता है तब जो संतुष्ट नहीं है आदमी, वो अपना मुकदमा फिर आगे हाई कोर्ट में ले जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर अपना मुकदमा फिर से सुन के अपना जैसा उसको लगे फैसला दे सकता है। समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि ये सोच लेना या कह देना कि भाई हर मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बराबर स्टेटस है, समझ गए? हाँ, बल्कि आप कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसको कैंसिल भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है इस देश में, हमारे सामने किया है, बहुत पहले की बात नहीं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत ही फेमस हुआ था मुकदमा, और बहुत ही, चूंकि पूरे देश में उस पर ये थी, चर्चा थी, देश के लोगों का सोच था, तो सुप्रीम कोर्ट के इसको हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था फैसले को। तो ये समझना जरूरी है कि हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए उसको ऊपर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ उसका मैनेजमेंट के लिए, नहीं तो हाई कोर्ट भी अपने आप में हाईएस्ट कोर्ट है इस देश का। ठीक है, ये समझना है। बहुत से लोग हाई कोर्ट को लो समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, या उसका अथॉरिटी को कम समझते हैं। हाई कोर्ट से ज़्यादा अथॉरिटी इस देश में किसी को नहीं है, लेकिन बात है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। जैसे कि अगर दो राज्यों के बीच का कोई मुद्दा होगा तो उसमें सबसे पहला ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, समझ गए? तो वहां हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, वहां वो मामला जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट नहीं ले सकता है उसको मामला, समझ गए?
या देश की सरकार के खिलाफ एक राज्य कोई शिकायत कर रहा है, कोई केस कर रहा है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट का ही जुरिस्डिक्शन है केवल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट से वो ऊपर है। हाईकोर्ट जहां उसका जुरिस्डिक्शन, उसके मामले में वो सबसे हाई है, वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो जैसे हाई कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शन एक स्टेट होता है या ग्रुप ऑफ स्टेट होता है, तो वहां के लिए वही हाईएस्ट कोर्ट है उस स्टेट के मुकदमे के लिए। ऐसा नहीं कि उसके हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कर देगा, नहीं। ठीक है, हाँ, हाई कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें कानून की स्पेशल समझ की जरूरत है, जो शायद हमारे यहाँ नहीं हो पाया, या जिससे ये संतुष्ट नहीं है, इसके लिए कुछ बेहतर हो सकता है, या संविधान का व्याख्या का मसला जुड़ा हुआ है, संविधान का कोई खास प्रोविजन इसमें अप्लाई हो रहा है जो यहाँ शायद नहीं उतने अच्छे से बहस हो पाया, तो उसको वो रेफर कर सकता है। एक रेफर करता है, समझिए, रेफर करता है, तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में कोई भी फैसला दिया आप कहे कि अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं। हाई कोर्ट इज ऑल्सो द हाईएस्ट कोर्ट। तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ, तो यहां ये है, कहता है 132, एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सर्टेन केसेस। यानी कुछ मामलों में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। हाँ, वो मामला चाहे वो सिविल हो, यानी प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सब से जुड़ा हुआ हो, चाहे मुकदमा मामला, या क्रिमिनल हो, क्राइम से जुड़ा हुआ हो, या कोई और तरह का। ठीक है, और वो जो सर्टिफिकेट देने का प्रोविजन है वो आगे 134A में आएगा हमें। ठीक है, और नीचे देखेंगे हम लोग तो जो है 3 में दिया है नीचे, 3rd क्लॉज में, कि वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन, एनी पार्टी इन द केस मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफोरसेड हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड। तो कह रहा है कि ऐसा जब कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, तो उसमें से दोनों में से कोई भी, यानी जरूरी नहीं कि जिसके फेवर में फैसला हुआ है, जिसके फेवर में यानी कि जिसको जो संतुष्ट नहीं है वही नहीं, माने दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकता है। मान लीजिए कि कोई केस है जहां मतलब मुआवजे की बात है, और जिसको हाईकोर्ट ने मुआवजा तो दिया लेकिन 5 लाख रुपया दिया, उसको लगता है कि नहीं, हमको 20 लाख मिलना चाहिए था, 5 लाख बहुत कम हमको दिया है। तो हालांकि वो केस जीता है, उसको मुआवजा मिला, लेकिन फिर भी वो कह सकता है हाईकोर्ट से कि हम सर इसमें चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो वो दे सकता है। तो वहां जा सकता है कि सर हमको 20 लाख मिलना चाहिए इसमें मुआवजा, हाईकोर्ट ने हमको मात्र 5 लाख दिया। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि कोई भी दोनों में से पार्टी, जो एक है जो मतलब कहते हैं, एक को कहते हैं हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, और एक को कहते हैं डिफेंस। एक जिसने मुकदमा किया है और दूसरा जो है बचाव पक्ष है। तो दोनों में से कोई भी जो है जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, इस आधार पर कि जो फैसला है वो सही से नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, यहीं तक रहने दें क्या? चलिए ठीक, लेट हो गया है काफी। ठीक है, तो यहां तक आपको